नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। क्या आपको पता है ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आज आपको रंजीत श्रीवास्तव जी से मिलाकर हम आपको सारी जानकारियां देंगे। मिलिए संस्थापक रंजीत श्रीवास्तव से न्यूज ऑफ नेशन पर। रंजीत श्रीवास्तव जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का और आपको शंभू जी कि जो आप हमको और हमारी संस्था को इस लायक समझे कि आप अपने चैनल पर इतना बहुमूल्य समय हम लोग के लिए निकाला, और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए आपको बधाई दूंगा। और बहुत कुछ है बताने के लिए इस संस्था के कार्य को, और मानव जीवन के हित में बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो आप मुझसे जो भी आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, उसको मैं निश्चित तौर से। बिल्कुल, मैं वही जानने के लिए आया हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन ये क्या काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या है और उपलब्धियां क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन एक मानव जीवन को बचाने के लिए एक मुहिम है, एक प्रयास है कि इस संस्था के माध्यम से मानव जीवन को बचाया जाए। इसमें हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे इसका मेन मोटिव जो है वो है आपका प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा को लेकर के हम लोग बहुत से स्कूलों में, विद्यालयों में, सड़कों पर और बहुत से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। एक आम जनमानस को इसकी ज़रूरत है। प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है कि निश्चित तौर से वो हमारे घर में, आपके घर में कब कौन सी अप्रिय घटना घट जाए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमको जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर से हम 1 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट के अंदर अपने किसी बहुत ही खास व्यक्ति को हम खो भी सकते हैं। तो इसलिए प्राथमिक चिकित्सा जानना निश्चित तौर से बहुत ही बेहतर है। इसमें हम और भी कार्यक्रम करते रहते हैं कि जैसे आपका महिलाओं पे कार्यक्रम है, ब्रेस्ट फीडिंग है, सर्वाइकल कैंसर है, पीरियड्स है, और आपके इस तरीके के बहुत से ऐसे कार्यक्रम हम लोग लगाए रहते हैं कि जो खास तौर से हमारी आने वाली पीढ़ियों को जानना चाहिए, हमारी आने वाली माताओं बहनों को जानना चाहिए, हमारी जनरेशन को जानना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में हम ना ही कोई चीज़ बहुत अच्छा ले रहे हैं, ना ही बहुत अच्छा खा रहे हैं, और निश्चित तौर से हर चीज़ मिक्सचर है। कहाँ आयु किसी की एक समय में 100 साल हुआ करती थी, आज सबकी आयु लगभग एक एवरेज मान ली गई है 60 साल। तो इसके पीछे फैक्टर क्या है? आज महिलाओं के लंबाई में ग्रोथ नहीं है, तो इसके पीछे फैक्टर क्या है? ये सब एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम नहीं जानेंगे और हम अंधकार में भटके रहेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम खुद और अपने बच्चों को अंधकार में ढकेल रहे हैं। ये प्रक्रिया आप कितने दिनों से कर रहे हैं? शंभू जी, इस प्रक्रिया को मैं खास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जुड़ा तो हूँ इन सब चीज़ों से, सोशल एक्टिविटीज़ से मैं लगभग 2008 से, लेकिन 2014 में इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन की, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, जो साइकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अवध विश्वविद्यालय। इसके कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय मोहन जी हैं, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के वो पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं। इसके सचिव जो हैं एक मैडम हैं, वो करंट में आज की डेट में जज के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई की हैं, PCSJ क्वालिफाई की हैं। तो निश्चित तौर से इसमें एक सुलझे हुए लोगों का एक समूह है, और जो समय समय पर एक दूसरे का दिशा निर्देश करते रहते हैं और समाज में क्या कुछ नया होना चाहिए इसके विषय पर कार्य किया करते हैं। रंजीत जी, हमारा अगला प्रश्न ये है, प्राथमिक चिकित्सा में आपका ज्यादातर रुचि देखा जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा है क्या? देखिए शंभू जी, प्राथमिक चिकित्सा मानव के जीवन को बचाने की एक प्रक्रिया है। जब कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई व्यक्ति उसके ऊपर छत गिर जाती है, या किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है, हमारे रात में हमारा बच्चा बिस्तर से गिर गया और उसका हाथ टूट गया रात में 2 बजे, तो ऐसी जब हम तत्कालिक जो प्रक्रिया करते हैं उस समय हमको जो तत्कालिक जानकारी होती है तो वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। यानी कि किसी भी अप्रिय घटना के घटने पर तत्काल जो उपचार किया जाए डॉक्टर के पहुंचाने से पहले,
वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। और प्राथमिक चिकित्सा को सीखने के लिए इसकी किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और हर व्यक्ति इस चीज़ को सीख करके अगर दूसरों का नहीं तो कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा तो कर ही सकता है, और समय के रहते हुए बहुत कुछ कर करके निश्चित तौर से अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को किसी अप्रिय घटना से बचा सकता है। रंजीत श्रीवास्तव जी, ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई, कहाँ से मतलब ये आपने डेवलप किया, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर अजय मोहन जी, जो साकेत के पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं, प्राचार्य रहे हैं, और वो रेड क्रॉस के असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे हैं। तो मैं किसी टाइम में रेड क्रॉस का एक स्टूडेंट था। मैंने रेड क्रॉस की पढ़ाई भी की है, 3 साल मैंने उसकी स्टडी की है। इसके बाद मैंने उसकी सदस्यता भी ली है उसका, और अब मैं उसका ट्रेनर भी हूँ प्रदेश में। तो रुचि जगाने वाले तो वही हैं और मानवता को समझाने वाले भी वही हैं। और मेरी रुचि और तब ज़्यादा बढ़ी कि जब मैंने सब कुछ होते हुए एक बार एक घटना घटी हमारी माता जी का, उस टाइम उनको हार्ट अटैक जैसी समस्या हुई और मौके पर मैं नहीं था। इस चीज़ का बहुत ही पछतावा रहा मुझे। तो निश्चित तौर से ये रुचि और भी बढ़ती गई कि नहीं, ये घटना अगर मेरे साथ घट सकती है तो किसी और के साथ नहीं घटनी चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को जानें और समझें और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। आजकल देखा जा रहा है आपकी जो टीम है फाउंडेशन की, वो अस्पताल, सड़क दोनों जगह दिख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, इसकी कोई भी हम लोग गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करते हैं। और आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ में खर्च आता है। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति अपनी कमाई का अगर कुछ हिस्सा अगर लोगों के सहयोग में दान कर दे, लोगों के सहयोग के लिए रखे, तो निश्चित तौर से ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न नहीं रह जाएगा। और हम लोग भी यही करते हैं। हमारी जो फाउंडेशन की टीम है, ये कहीं ना कहीं इसके जो मेंबर्स हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मेंबर्स कभी भी एक आह्वान पर, ये हमेशा जहाँ जिसकी जैसी भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये एक फाउंडेशन में एक फंडिंग इकट्ठा कर देते हैं, और निश्चित तौर से हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए निकल पड़ते हैं, एक अच्छे मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसकी फंडिंग हम लोग कहीं से नहीं लेते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं वही इसकी फंडिंग है, वही इसका स्रोत हैं, वही सब कुछ हैं, और वही इस चीज़ को डिसीजन लेते हैं कि कब किसको कैसी क्या सहयोग करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए जी रहे, ये ऐसा क्यों? देखिए, ईश्वर जो है वो मानव बनाकर सबको भेजा है, लेकिन मानवता किसी किसी के अंदर देता है। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है तो निश्चित तौर से हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। अगर हम आज किसी से उम्मीद करते हैं, अगर सपोज करिए हमारे घर में किसी भी एक व्यक्ति को आज की डेट में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो निश्चित तौर से आपने ये चीज़ देखा होगा कि अगर हॉस्पिटल में बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो, और भीड़ इकट्ठा रहती है और डॉक्टर साहब ने एक बार कह दिया कि इनको 1 बोतल ब्लड की आवश्यकता है, तो आपने देखा होगा वहाँ से धीरे धीरे सारी की सारी भीड़ खिसकने लगती है। ऐसा क्यों? आखिर ये जो चीज़ें हैं ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हमारा प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए, है क्या कि लोगों के अंदर निश्चित तौर से वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अज्ञानता है। न उनको ये पता है कि ब्लड देने से क्या होता है, न उनको ये पता है ब्लड लेने से क्या होता है। उनको ये लगता है कि हम अगर पैसा दे देंगे तो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, जबकि ये संभव नहीं है। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक मानवता के प्रति और मानव जीवन के को बचाने के प्रति एक प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। और देखिए, मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम किसी के सहयोग में आ नहीं सकते हैं तो हम अपने लिए सहयोग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो निश्चित तौर से ये मुझे नहीं लगता कि अगर हर व्यक्ति एक एक हाथ खड़ा कर दे और थोड़ा थोड़ा सा एक सहयोग करे तो कोई भी चीज़ असंभव इस दुनिया में है। और इसमें ऐसा किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ता।
हम लोग जब भी कोई चीज़ होता है, फाइनेंशियल कोई चीज़ होता है और दूसरों के सहयोग की बात आती है, तो निश्चित तौर से हम लोग के अंदर एक पीड़ा जगती है कि नहीं यार, इस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक घटना बताऊं कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, परसों रात में अभी यहाँ पे अयोध्या के एक कथावाचक हैं धीरेश शास्त्री जी। धीरेश शास्त्री जी यहाँ पे बस्ती में कुछ अपना पूजन कार्य करने आए हुए थे और वो लगभग शाम को 3 बजे तक उन्होंने अपना सब कुछ कार्य संपन्न भी किया और संपन्न करने के बाद अचानक ही उनके साथ दिक्कत ये पैदा हो गई कि उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर दिए, जिसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। उसके बाद ये जानकारी मुझे वहाँ कटरा साईं मंदिर, वहाँ पुजारी जी हैं श्री विंध्याचल शुक्ला जी, जो मेरे गुरु भी हैं, बड़े भाई के तरीके से भी हैं, उन्होंने मुझसे इस चीज़ के लिए सहयोग मांगा कि क्या करना है। उनका तत्कालिक तौर से ट्रीटमेंट आपके इसी मालवीय रोड पर DRMS हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रमोद जी का, वहाँ पे भी कराया गया। बेहतर से बेहतर इलाज अभी उनका चल भी रहा है। और अगर उसके लिए आपको ये भी मैं बता दूं कि मुझे बताने में खुशी है कि वहाँ जांच के जितने भी खर्चे हैं, चाहे CT स्कैन है, चाहे आपके पैथोलॉजी जांच है या बायोप्सी जांच है, ऐसी जितनी भी जांचें हुई हैं वो सारी की सारी फाउंडेशन के माध्यम से एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि अगर हम 10 से कमा रहे हैं, 2 से अगर हम सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ईश्वर भी उस चीज़ को देखता रहता है और वहाँ कहीं कमी नहीं होने देता है। कोशिश ये है कि धीरेश शास्त्री जी को यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी स्थिति सुधार होने पर उनके और थोड़ा सा और कहीं बाहर भी हम लोग उसको दिखाएं। इसके लिए मेरी बात लखनऊ PGI में भी हो गई है, उनको हो सकता है आज हम लोग PGI भी भेजें। तो ये कोशिश रहती है एक मानव जीवन को बचाने के लिए, इसके लिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। रंजीत जी, आप प्राथमिक चिकित्सा के जानकार हैं, प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की घटना आप फेस कर रहे हैं? देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में बहुत सी घटनाएं आ जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा में जैसे आपको मैं बता दूं कि बिजली से शॉक लग जाना, करंट आदमी लग जाना, तुरंत बेहोश हो जाना, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जैसे सांप का काट लेना, पागल कुत्ते का काट लेना, किसी का अचानक सांस रुक जाना, हार्ट अटैक तुरंत पड़ना। और ख़ास तौर से जो घटना हम लोग फेस करते हैं वो आपको मैं बता दूं, आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब हम कभी सड़क पे चल रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए। अचानक किसी का एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है उसका हाथ कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गया, सर फट के अलग हो गया। तो होता क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ इकट्ठा रहती है, वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा सा घटना का जायजा लेते हैं और अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाते हैं जो फेसबुक पे हमको डालना होता है। लेकिन अगर सही पूछिए तो यहाँ तक कि एम्बुलेंस बुलाने और पुलिस को बुलाने का कार्य भी जल्दी लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है। हम लोग ने इस चीज़ को देखा है कि ऐसी घटनाओं में अगर मान लीजिए किसी के साथ ये घटना घट जाती है और अस्पताल 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर है, मान लीजिए सपोज करिए किसी का हाथ कट के अलग हो गया है, हमको जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे। उसका सर फट के आधा अलग हो गया, हमको पता है नहीं कि उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे। हम ठीक है, हम अवॉइड करके चले जाते हैं, हम दूसरे की घटना होती है हम अनदेखा करके निकल जाते हैं, मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर न करे कभी ये घटना कभी हमारे और आपके परिवार के साथ अगर घट जाए तो क्या हम अनदेखा करके जा पाएंगे? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियाँ हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमको ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, क्योंकि घटनाएं बता करके नहीं आती। हम सड़क पे 20 की स्पीड में चल रहे हैं, हम तो सुरक्षित चल रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा चलेगा हमको नहीं पता है। सामने वाला 80 की स्पीड में हमको ठोकर मार दिया और गिर गया, हमारे परिवार किसी व्यक्ति का हाथ कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गया, ऐसी घटना। और हॉस्पिटल हमसे बहुत दूरी पर, उस टाइम आप देखिए किसी से सहयोग मांगिए, लोग सहयोग देने के लिए नहीं आते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि हमको करना क्या है, आपको अगर ये पता हो कि हमको पहला ट्रीटमेंट क्या देना है, तो निश्चित तौर से आप अपने और अपने परिवार को दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं एक आध एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे घर में सपोज करिए छोटे बच्चे रहते हैं, अक्सर करके 2-4 महीने 6 महीने 8 महीने के, जब वो चलते रहते हैं। मान लीजिए कि सारे लोग वहाँ परिवार में बैठे हुए हैं, आंगन में एक टब रखा हुआ, उसमें पानी रखा हुआ है और बच्चा जाता है और उसमें जाकर के अचानक गिर जाए उस टब में, और
उसका असर पानी के अंदर चला जाए। और आप ये घटना घट सकती है, जनरल किसी के साथ भी घट सकती है। और आप जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक आप निकालते हैं, देखते हैं उसकी सांस उस रुक गई। अब आप बताइए कि उस कंडीशन में अगर उसकी सांस रुक गई है, अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड नहीं पता होगा, तो क्या आप डॉक्टर खोजेंगे? आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को बचा पाएंगे? रात में 2 बजे अगर आपके बिस्तर से आपका बच्चा गिर गया और सपोज करिए उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, आप अपने किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी में लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी में लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि टूटा हड्डी और मिलेगा नाक कान गले का डॉक्टर। इमरजेंसी ड्यूटी होती है कुछ भी, जब तक उसका डॉक्टर नहीं आएगा तब तक उसका इलाज नहीं होगा। अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा पता है तो निश्चित तौर से हम अपने उस बच्चे के हाथ को इस तरीके से तो कर सकते हैं कि उसका हाथ ना खराब होने पाए। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जिनको हम आप प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से रोक सकते हैं। और इसलिए मेरा सभी से आह्वान है कि प्राथमिक चिकित्सा तो खास तौर से लोगों को जानना चाहिए। और मैं ये भी आह्वान करता हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए हम समय समय पर बहुत से अभियान चलाते रहते हैं, बहुत से लोगों को जागरूक करते रहते हैं हर माध्यम से। तो उसका एक हिस्सा भी लोगों को बनना चाहिए। बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, हर चीज़ सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए और अपने आप को पब्लिश करने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए भी कुछ सोच होनी चाहिए। आप हमारे सवालों का सामना कर ही रहे हैं लगातार। ये बताइए रंजीत जी, ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं और थकान नहीं लगती है क्या आपको? देखिए, जब आप किसी चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं शंभू जी, और अगर प्रतिबद्धता आपकी आपके जहन में बैठी है, आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ को करने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अगर आपके अंदर मानवता जिंदा है तो आप किसी भी स्थिति में होंगे, आप उसके लिए तरीका बना लेंगे। आप खुद नहीं सामर्थ्य हैं तो दूसरे से कह के उसका तरीका बना लेंगे। और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है, सिर्फ सोच की बात है। इसके लिए ऐसा नहीं कि 24 घंटे दौड़ना है, 24 घंटे कुछ करना है। हाँ, कहीं पे आप कोई भी चीज़ आपकी जानकारी में तो उसे अनदेखा न करें। अभी हाल में ही 2020 में कोविड-19 का प्रकोप पूरे देश में मचा था, पूरा कोहराम मचा था, जनता पूरा तबाह कर दिया। कोविड-19 तराई कर रही थी पूरी दुनिया। उसमें बस्ती के आप रहने वाले हैं, उसमें आपकी टीम ने, आपके फाउंडेशन ने क्या क्या किया? देखिए, कोविड जब स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फेज जब कोविड का था, तो उस टाइम हमने वो सहयोग किया कि जब लोगों के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध थे, यहाँ तक कि सरकारी ढंग से भी नहीं लोगों के पास उपलब्ध थे, तब हमारी टीम ने मास्क और सैनिटाइजर हर विभाग को, यहाँ तक कि एक एक सड़क पर रहने वाले एक एक दुकानदार को, ठेले वालों को, हर जगह मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। कुछ ऐसे भी परिवार हैं कि जिनको हम लोग खाद्यान्न किट भी उपलब्ध कराए, जो जानबूझ के पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि निश्चित तौर से लोग ये ना जाने। आज के समय में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति चाहता है कि आज के टाइम में लोग ये ना जाने कि हमको कहाँ से हमारे पास कोई कमी है। तो ऐसे लोगों को लगभग हम लोग ने काफ़ी सहयोग किया। मास्क सैनिटाइजर जितना भी रहा उतना हम लोग ने सहयोग किया। जब लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, जब लोगों के एकदम इंस्ट्रक्शन था कि उनको बाहर निकलना ही नहीं है, तब हमारी फाउंडेशन ने शासन, प्रशासन सभी का सहयोग लेकर के एक एक व्यक्ति को जितना हो सकता है उतना लाभ पहुंचाने की कोशिश किया। और मुझे लगता है फर्स्ट फेज में लगभग 70-75 दिनों तक आप अगर पेपर में भी पाएंगे तो आप इस चीज़ को आपको मिलेगा कि हमने और हमारी टीम ने लगातार बिना रुके, बिना थके इसके लिए सब कुछ किया है कि इन विपरीत परिस्थितियों में मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सके, वो अपने घर में रहें और बिना किसी डर के हम लोग इस काम को करते रहे। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी और घटना बताना चाहूँगा। सेकंड फेज में मैं खुद कोविड का पेशेंट हो गया और इसमें मैं बहुत ही आभारी हूँ। देखिए, मानवता कहीं नहीं जाती। अगर हम आज किसी के साथ भी सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अगर बिना उद्देश्य के और बिना किसी स्वार्थ के हम सहयोग कर रहे हैं तो ईश्वर उस चीज़ को किसी न किसी रूप में हमको देता है। सेकंड फेज में मैं भी कोविड का पेशेंट रहा। मैं आपको बता दूं, इसी ज़िले में एक डॉक्टर हैं, MD मेडिसिन हैं,
डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, जो मेरे मित्र भी हैं और मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूं, हमेशा हमारे लिए और हमारी फाउंडेशन के लिए वो हमेशा सहयोग में आते रहते हैं। बहुत से डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर आर के त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर अश्विनी जी हैं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी हैं, IMA के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, DRMS हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक गौरव सचान जी हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर साहब हैं जो हमारी टीम में, डॉक्टर ज्योति ओझा जी हैं, गाइनो में हैं, डॉक्टर रंजीत पटेल जी हैं। तो ऐसे बहुत से डॉक्टर साहब हैं जो इस चीज़ में हम लोग का सहयोग करते रहते हैं। उस समय जब मैं बीमार था, एक देवदूत बन के आए सिर्फ डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल के हैं, वो संचालक हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि रंजीत जी, आपको मेरे ऊपर विश्वास है? मैंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ। और यकीन नहीं करेंगे कि उस टाइम मेरी सांसें भी कायदे से नहीं चल रही थी, मैं यहाँ ऑक्सीजन पे था। मुझे खुद में ये उम्मीद नहीं थी कि अब मैं बचने वाला हूँ। उस टाइम डॉक्टर साहब ने हर वो प्रोसेस किया, हर वो प्रक्रिया अपनाई, हर वो तरीके अपनाए जिससे मैं जिंदा रह सकूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत आभारी हूँ और जीवन भर उनके इस कर्ज को उतार नहीं सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया था और डॉक्टर साहब को देवदूत बनाकर ईश्वर ने मेरे पास भेजा था। तो इसलिए कभी भी किसी की भी सेवा करें तो निस्वार्थ भाव से करें। अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ईश्वर आपको उसको किसी न किसी रूप में वापस करेगा। रंजीत श्रीवास्तव जी, आप मानव जीवन को बचाने के लिए 24 घंटा सेवा तत्पर हैं। आप CPR को भी बताते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप देते हैं। CPR किस तरीके से काम करता है, हम डिटेल में जानना चाहते हैं। देखिए शंभू जी, CPR मौखिक तौर से तो मैं बहुत नहीं बता सकता हूँ, लेकिन CPR आपने हमेशा देखा होगा, लोग पिक्चर्स में देखे होंगे आप, और बहुत से लोग ऐसा करते रहते हैं। कुछ अनजाने में भी कुछ लोग काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिक्चर में जब पेशेंट बहुत बीमार होता है, एकदम लास्ट स्टेज में रहता है, तो डॉक्टर आकर के उसे सीने पर पंपिंग करना शुरू करते हैं। वही एक प्रक्रिया छोटी सी CPR है, लेकिन उस प्रक्रिया को किया कैसे जाता है, ये निश्चित तौर से पहले तो आप इस चीज़ को जानें कि इसको प्रैक्टिकली ही समझाया जा सकता है। CPR की प्रक्रिया एक तरीके से आप मान सकते हैं कि तब की जाती है कि जब आदमी को एकदम डेड मान लिया जाता है, यानी कि वो प्रक्रिया कभी जिंदा आदमियों पे नहीं की जाती है। जब ये माना जाता है कि आदमी एकदम सांस खत्म है, तभी उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। CPR हमेशा उसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। CPR करने के दौरान आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे सपोज करिए आप सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आदमी बेहोशी की अवस्था में है। अब हमको ये नहीं पता है कि आदमी बेहोश है, वो जिंदा है, वो मर गया है, वो क्या है। उस समय हमको ये जज करना होता है, विद इन 1 मिनट हमको ये जज करना होता है कि वो व्यक्ति की सांस चल रही है, नहीं चल रही, उसकी धड़कन नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है, या ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति के मुंह में कुछ जा कर के अटक गया है, या उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, वो किस कंडीशन में जिंदा है या मुर्दा है, ये दोनों चीज़ें हमको देखना होता है। अगर व्यक्ति मर चुका है तो उस पर कोशिश की जाती है, अगर हमको लगता कि तत्कालिक घटना है। अगर व्यक्ति जीवित अवस्था में तो हमको बड़ी ही बखूबी से और 1 मिनट के अंदर हमको डिसीजन ये लेना होता है कि उस व्यक्ति को हमको CPR देना है या नहीं देना है। तो CPR के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में CPR जब लेने और ना लेने की बात आ जाती है, इसके बाद हम उस चीज़ को डिसीजन लेकर के एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, वहाँ पुलिस को फ़ोन करते हैं, और उसको तब तक हम अपने ट्रीटमेंट में रखते हैं जब तक हम किसी उसको प्रशिक्षित डॉक्टर के सुपुर्द ना करते हैं। प्रशिक्षित डॉक्टर उसके बाद की कार्रवाई को करता है। बाकी प्राथमिक चिकित्सा में प्राथमिक चिकित्सक जो है, हमेशा जब तक प्राथमिक चिकित्सक जो है वो प्रशिक्षित डॉक्टर को सौंप ना दे किसी पेशेंट को, तब तक उसकी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर को एक-एक रिपोर्ट भी देनी होती है। दर्शकों, आपको अब पता चल ही गया होगा ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन के बारे में, इनकी उपलब्धियां, इनकी विशेषताएं, फाउंडेशन की टीम किस तरीके से काम करती हैं, हमारे संस्थापक रंजीत श्रीवास्तव जी किस तरीके से मानव जीवन को बचाने के लिए लगे रहते हैं 24 घंटा। कोरोना काल में जब पूरा देश तबाह था, त्राही त्राही कर रहा था, बस्ती की जनता भी त्राही त्राही कर रही थी, रंजीत श्रीवास्तव जी बिना डरे बिना हिचक के लोगों तक गए और उन्होंने मदद भी किया, खाद्यान्न उपलब्ध करवाया, उन्होंने बहुत सारी
चीजें की जनता के हित के लिए इन्होंने किया, मानव जीवन की रक्षा करने के लिए किया, तो हम ऐसे ही शख्स को लेकर फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे। और रंजीत श्रीवास्तव जी, आपने हमारे प्रश्नों का सामना किया, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, इससे हमारे दर्शक अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। और आपको धन्यवाद, हमारे चैनल को अपने टाइम दिया। धन्यवाद सारे दर्शकों का और